नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताई आपको कल न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, जो पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, और डीएनए भी एक पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि इसमें जो दोनों चेन होगी, दोनों चेन जो है वो किस हिसाब से जुड़ी रहती है। ठीक है, और पॉलीमर बनाती है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर क्या कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो डीएनए जो है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, डीएनए का। डीएनए की जो लेंथ होगी, ठीक है, डीएनए की जो लेंथ होगी वो उनमें प्रेजेंट बेस पेयर के बेसिस पे बताई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आप, डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि डीएनए की लेंथ कैसे मापते हैं अपन। देखो डीएनए की जो लेंथ है वो बताई जाती है बेस पेयर के बेसिस पे। ठीक है, अगर डीएनए की पोजीशन की बात करें अपन, तो डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जैसे बात करें अपन प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो केंद्रक में प्रेजेंट न रहकर साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूक्लियस को बोलेंगे अपन, या न्यूक्लिक एसिड को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसके साथ ही प्लाज्मिड, इनके बारे में मैंने आपको बताया था जब अपन ने बैक्टीरिया पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रोकैरियोट्स की। ठीक है ना, बात करूं मैं यूकैरियोट्स की। देखो यूकैरियोट्स में जो है वो ये प्रेजेंट रहता है न्यूक्लिक एसिड में। अब न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में कैसे, देखो डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियो प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियो प्रोटीन से मतलब आप समझो, जब मैंने प्रोटीन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इस न्यूक्लियो प्रोटीन उसे बोलेंगे जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों जॉइंट हो। ठीक है, अब न्यूक्लियो प्रोटीन की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट कैसे होगा, देखो डीएनए एक तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या हो गया, ये तो क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में। ठीक, इसके साथ जुड़ती है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन का। ठीक है, तो ये प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियो प्रोटीन की फॉर्म में यूकैरियोट्स में। अब जो प्रोकैरियोट्स है इनमें डीएनए सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। किस फॉर्म में, सर्कुलर। जबकि बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर फॉर्म में, जबकि यूकैरियोट्स में लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कौन, डीएनए। ठीक है, अब इसमें आगे देखो
इसका जो मोलिकुलर वेट है, किसका, डीएनए का, डीएनए का मोलिकुलर वेट जो है वो होता है 10⁻³ से 10⁻⁶ डाल्टन। ठीक है, डीएनए के मोलिकुलर वेट को अपन डाल्टन में मापेंगे। ठीक है, तो इसका डीएनए का जो मोलिकुलर वेट होगा वो होगा 10⁻³ से 10⁻⁶ डाल्टन। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे अपन डबल हेलिक्स मॉडल, द्विरज्जुकीय मॉडल देखेंगे किसका, डीएनए का। उससे पहले अपन कुछ बातें करेंगे डीएनए के बारे में। देखो, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये मॉडल दिया उससे पहले दो साइंटिस्ट आए जिनके स्टेटमेंट काफी हेल्पफुल रहे, किसके लिए, डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए, किसके, वॉटसन और क्रिक के द्वारा। देखो, एक तो था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, जो रोजलिन फ्रिंकलेन और विल्किंसन ने दिया। उन्होंने क्या बताया, जब डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की गई तो उन्होंने बताया कि डीएनए एक 3.4 एंगस्ट्रॉम वाला सर्कुलर कोई मटेरियल है। ठीक है, उनके बाद में एक साइंटिस्ट और है इरविन चारगाफ। उन्होंने अपने 4-5 स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बताया ठीक है, देखो इस चीज को समझो आप। उन्होंने बताया कि जो पिरिमिडिन और प्यूरिन है उनकी कंसंट्रेशन बराबर रहती है किसमें, डीएनए में। जैसे एडेनिन बराबर होगा किसके, थायमिन के, गुआनिन बराबर रहेगा किसके, साइटोसिन के। ठीक है, इन्होंने जो रेशियो बताया एडेनिन, गुआनिन और थायमिन और साइटोसिन का, वो रेशियो था 1। ठीक है, तो मेनली दो स्टेटमेंट काम में आए। उन्होंने बताया कि एडेनिन बराबर होता है थायमिन के और गुआनिन बराबर होता है साइटोसिन के। और जो रेशियो बताया उन्होंने, एडेनिन प्लस गुआनिन बटा थायमिन प्लस साइटोसिन बराबर 1, यानी इनका जो अमाउंट है वो बराबर रहेगा। जैसे ए बराबर है टी के, तो इनका मान लो आप 1 मान लेते हैं अपन एडेनिन को, तो ए बराबर टी है, एडेनिन बराबर थायमिन है, तो थायमिन का मान भी क्या आएगा, 1। गुआनिन बराबर साइटोसिन, गुआनिन का मान रखेंगे अपन 2 मान लीजिए इसका, साइटोसिन का 2। क्यों, क्योंकि गुआनिन बराबर साइटोसिन है। जब इनको जोड़ेंगे अपन तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, 1। तो इस हिसाब से इन्होंने रेशियो बताया एडेनिन, गुआनिन प्लस थायमिन और साइटोसिन का। ठीक है, तो ये जो इरविन चारगाफ थे, इनका ये नियम काफी हेल्पफुल रहा किसके लिए, क्रिक और वॉटसन के लिए। उसके साथ ही फ्रैंकलिन और विल्किंसन के द्वारा दिया गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का नियम जो है वो भी काफी हेल्पफुल रहा किसके लिए, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। ठीक है, अब देखो, अब उसको अपन थोड़ा बहुत डिटेल से देखेंगे। देखो, इस एक स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है। अब देखो अपन पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी, ठीक है। अब देखो इसमें देखो आप इस स्ट्रक्चर को समझना एक बार। ठीक है, ये तो होगी पेंटोज शुगर, ठीक है, और ये आपका हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये क्या है पेंटोज शुगर, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, और ये आपका हो गया नाइट्रोजन बेस। तो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो गई। देखो जो नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे और बाहर की तरफ पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट के थ्रू एक से एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जुड़ती जाएगी और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगी। अब देखो दोनों तरफ दोनों जो चेन्स है उसमें नाइट्रोजन बेस एडेनिन और थायमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन और थायमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनेगी। अब बात करें डबल हेलिक्स मॉडल की, तो देखो वॉटसन और क्रिक ने क्या बताया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की, उसमें बेस मटेरियल का काम कौन करेगा? फॉस्फेट और पेंटोज शुगर। वो कैसे? देखो इधर से अगर अपन बात करते हैं चेन की, तो स्टार्ट हो रही है किससे? फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट यहां से किससे हो रही है? पेंटोज शुगर से। तो बेस का मतलब है कि इसका जो स्तंभ मजबूत वो किस पे टिका हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर पे। अब देखो इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? बेस कौन है इसका? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो पोलरिटी है, पोलरिटी का मतलब ये समझो कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5वें कार्बन से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 एंड,
और ये तीसरा कार्बन का जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो इधर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसके कार्बन के बेसिस पे थर्ड एंड हो गया, ठीक है। और ये जो चेन है इधर वाली, जस्ट इसके सामने वाली, ठीक है, जो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। 5 डेज से स्टार्ट होने वाला एंड के सामने जस्ट रहेगा थर्ड एंड, फिर लास्ट में रहेगा 5 एंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पोलरिटी शो करके जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा लिखे गए अपन पोलरिटी, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन, अब देखो बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो एडेनिन और थाइमिन, इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एडेनिन और थाइमिन में कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन, इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कितने बॉन्ड का, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहां पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्वानिन और साइटोसिन का हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, एडेनिन और थाइमिन के कंपैरिजन। इसका रीजन क्या है, देखो रीजन इसका बॉन्ड से है। ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको तोड़ने के लिए अपने को हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है या हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट एक अगली स्ट्रक्चर देखेंगे अपन डबल हेलिक्स की, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से डीएनए की डबल हेलिक्स प्रेजेंट रहती है। कैसे, जैसे आपने घुमावदार सीढ़ी देखी होगी, ठीक है, वहां बीच में एक पिलर रहेगा, उसके चारों तरफ वो सीढ़ी यूं घूमती हुई राउंड करती है। उसी टाइप से ये डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। यहां पे इसमें नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। देखो यहां क्या प्रेजेंट रहेंगे, नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। ठीक है, यहां बीच में नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखेंगे अपन, ये जो नाइट्रोजन बेस है इनके बीच का डिस्टेंस रहता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बात करें इसके डायमीटर की तो 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है किसका, डीएनए का। दो बातें हो गई, एक ही स्ट्रैंड के 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने रहेगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको अपन बोलेंगे पिच, ठीक है। और डायमीटर जो है वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। एक हेलिक्स जो है यहां से लेकर यहां तक, ये एक हेलिक्स हो गया, इसकी डिस्टेंस रहती है, इसकी लेंथ रहती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
इसके साथ ही इसमें जो बेस पेयर्स की संख्या है, किसकी, वो रहती है 10। 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं किसमें, एक डीएनए के हेलिक्स में। ठीक है, और देखो ये वाला जो आपको गहरी सी खांच दिख रही होगी, इसको बोलेंगे अपन डीप ग्रूव। ठीक है ना, और इसको बोलेंगे अपन सेलो ग्रूव, यानी गहरा गड्ढा और सेलो गड्ढा, या इसको कम गहरा गड्ढा भी अपन बोलते हैं। ठीक है ना, दो तरफ के गड्ढे प्रेजेंट रहते हैं किसमें, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, जिसमें एक होगा जो अंदर की तरफ बहुत ज्यादा होगा, इसको बोलेंगे अपन डीप ग्रूव, और जो बाहर की तरफ जहां पे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से ओवरलैप होंगे, उसको बोलेंगे अपन सेलो ग्रूव। ठीक है, तो इस टाइप की डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कॉमन सी स्ट्रक्चर है, सिंपल सी है। और देखो जो वॉटसन और क्रिक थे, ठीक है ना, इन्होंने जिस डीएनए की स्टडी की थी वो था बी डीएनए। देखो बी डीएनए जो है ये क्या होते हैं, जेड डीएनए, बी डीएनए, ठीक है ना, डी डीएनए, ए डीएनए, ये इनकी डिफरेंस के बेसिस पे इनके नाम दिए गए हैं। जैसे जो बी डीएनए है उसका कुंडलन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, या इसको अपन बोलते हैं राइट हैंडेड। ठीक है, जबकि जो जेड डीएनए है वो होता है लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग, किसकी, जेड डीएनए की। तो ये कुछ जैसे इनके डीप ग्रूव और नैरो ग्रूव के बारे में, इनकी लेंथ के बेसिस पे इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप का डीएनए का नाम रखा गया। लेकिन जो वॉटसन और क्रिक ने जिस डबल हेलिक्स की बात करी थी वो था बी डीएनए। ठीक है ना, तो यहां पे आप लिख लेना ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ बातें अपन देखते हैं इसमें। देखो जो डीएनए जो है जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, इसलिए उस कंडीशन में उसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहती है तो उस कंडीशन में डीएनए को बोलेंगे अपन नेक्ड डीएनए। क्या बोलेंगे, नेक्ड डीएनए। क्यों, क्योंकि इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है ना, एक अपन देखते हैं अपन डीएनए का डीनेचुरेशन, कि डीएनए का डीनेचुरेशन क्या होता है। देखो डीएनए को जो है अपन 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स थी उनमें प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड का डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, और डीएनए की जो चेन्स है वो अलग अलग हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए को क्या किया जाएगा, उसको हीट दी जाएगी
और उस कंडीशन में डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड का डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है ना। उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का डिग्रेडेशन हो जाता है और डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स थी वो अलग अलग हो जाती है। लेकिन जब इस टेम्परेचर को हम कम करके 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं, ठीक है ना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, अगर इस टेम्परेचर को अगर वापस अपन कम करते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वापस होगा। ठीक है ना। और इस कंडीशन को बोलेंगे रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। क्या होगा? रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए और रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है। तो ये था डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। ठीक है। कल से अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसका कि जो डीएनए की डिस्कवरी थी एक्चुअल में उसका प्रमाण कब प्राप्त हुआ कि हाँ कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। उसमें अपन देखेंगे एक तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो मैंने आपको बैक्टीरियाज में पढ़ाया था, और नेक्स्ट देखेंगे इसमें हर्शे और चेस का मॉडल। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।